साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सबका फिर से स्वागत। बीएसटीसी और पीटीटी के संपूर्ण फ्री कोर्स की अगली क्लास के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम अपना हिंदी का व्याकरण का पहला टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण का। हालांकि बीएसटीसी और पीटीटी के लिखित सिलेबस में हमें कहीं पर भी ये टॉपिक लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इन्हीं परीक्षाओं में भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि विचार विनिमय का माध्यम होगा, और फिर हमें वहाँ ऑप्शन में देखने को मिलते हैं कविता, भाषा इत्यादि। और लिपि के संबंध में देवनागरी लिपि का सवाल हो, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का सवाल हो, हिंदी की लिपि का सवाल हो, ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा व्याकरण के खंडों से सवाल पूछ लिए जाते हैं, हिंदी के थोड़े इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए व्याकरण के टॉपिकों को शुरू करने से पहले हम आज इस कक्षा में भाषा, लिपि और व्याकरण पर चर्चा करेंगे, जिससे सीधे सीधे प्रश्न आप किस प्रकार से सही कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। हालांकि इस टॉपिक की कहानी लंबी चौड़ी है, लेकिन हम अपने प्रश्नों के मतलब से ही बात करेंगे और कम से कम समय में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भाषा, लिपि और व्याकरण, इस टॉपिक में हमारे सामने सबसे पहले रहती है भाषा। भाषा किसे कहेंगे? अगर आम शब्दों में बात करें तो एक व्यक्ति या फिर एक प्राणी, क्योंकि भाषा सिर्फ मनुष्यों की नहीं होती, समस्त संसार के प्राणियों की अपनी भाषा होती है। अतः हमारे विचारों का आदान प्रदान का जो माध्यम है, एक प्राणी के मन के विचार दूसरे तक पहुंचाने का जो जरिया है, उसको हम भाषा कहेंगे। तो भाषा के संबंध में परिभाषा पूर्ण हो जाती है। इसके अलग अलग शब्दों में अलग अलग परिभाषाएं कही जा सकती है। जैसे मैं एक कहूं कि मनोभावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। मन के विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक पहुंचाने का माध्यम भाषा कहलाता है। या फिर एक व्यक्ति के मन के विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो जरिया है, उसको भाषा कहते हैं। इसकी परिभाषाएं कई हो सकती है, लेकिन अगर समझ विकसित हो कि मेरे मन में जो विचार आए वो मैं किसी और के पास तक किस जरिए से पहुंचाऊं, इसको भाषा कहते हैं। ये भाषा की साधारण परिभाषा हुई, अर्थात विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा है। आदान और प्रदान का मतलब हुआ प्राप्त करना और देना, माध्यम ही भाषा है। मित्रों, भाषा का अगला जो छोटा प्रश्न बनता है वो है भाषा के रूपों से, कि भाषा के कितने रूप मौजूद है। भाषा के कितने रूप मौजूद है? तो भाषा के रूपों से अगर प्रश्न बनता है तो भाषा के रूप दो माने गए। एक तो भाषा का लिखित रूप है और दूसरा भाषा का मौखिक रूप है। यानी उच्चारण के रूप में हम जो बोलकर भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलकर हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस संबंध में भाषा का अर्थ होता है मौखिक भाषा। और अगर लिखकर, चित्र बनाकर इत्यादि जरियों से हम अगर अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उस संबंध में भाषा को कहा जाएगा लिखित भाषा। भाषा के संबंध में अपने को पूछे जाने वाले प्रश्न यहीं तक होते हैं। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि भाषा सिर्फ मनुष्यों की नहीं होती है, संसार के सभी प्राणियों की होती है। साथियों, हम भाषा का जो ये टॉपिक है ये हिंदी भाषा के संबंध में पढ़ रहे हैं, इसलिए भाषा के बाद हम थोड़ा हिंदी भाषा पर बात करेंगे कि हिंदी भाषा जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, हिंदी भाषा के विकास की जो यात्रा है उसको संक्षिप्त में हम कैसे समझ सकते हैं। उसके बाद आगे के छोटे टॉपिक लिपि और व्याकरण पर बात करते हैं। तो चलिए हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति और इसके विकास की यात्रा पर शॉर्ट में बात करते हैं, संक्षिप्त में जितना हो सके बात करते हैं। साथियों, वैसे तो ये कहानी बड़ी लंबी है हिंदी भाषा के संबंध में, लेकिन हम सिर्फ उन बिंदुओं पर बात करेंगे जहां से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, चाहे बीएसटीसी पीटीटी हो या फिर इसकी समकक्ष छोटी बड़ी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से अपना जो प्रश्न है वो उठाते हैं कि हिंदी का भाषा परिवार कौन सा है। हिंदी का भाषा परिवार संसार की सभी भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए कुल 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है, दुनिया भर की भाषाओं को, जिसमें अंग्रेजी, यूनानी या फिर भारत के अंदर की द्रविड़ भाषाएं हैं, पंजाबी इत्यादि। इन भाषाओं को अलग अलग भाषा परिवारों में बांटा गया है। इस संबंध में भारत के भाषा परिवार का सवाल पूछा जाता है कि हिंदी का भाषा परिवार कौन सा है, अथवा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो इसका उत्तर होगा हमारे लिए भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार। भारोपीय जो शब्द है वो भारत और यूरोपीय से मिलकर बना है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? भारत प्लस यूरोप। भारतीय भाषाओं और यूरोप की भाषाओं के
आपस में सब मिलने से, संपर्क से थोड़े बड़े बहुत बदलाव आकर जो हिंदी भाषा का गठन हुआ है, इस अर्थ में हिंदी भाषा को भारोपीय भाषा परिवारों के अंतर्गत गिना जाता है। दूसरा जो हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित प्रश्न आता है वो आता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। जैसा कि हम देखते हैं हिंदी भाषा और संस्कृत को दोनों को हमने पढ़ रखा है, तो संस्कृत भाषा हिंदी से ज्यादा अलग नहीं है और इन दोनों भाषाओं के व्याकरण में भी बहुत सारी समानताएं पाई जाती है। जो विद्यार्थी पहले से संस्कृत का व्याकरण पढ़ चुका होता है वो अगर बाद में हिंदी का व्याकरण पढ़े तो उसके लिए कोई खास बातें विशेष अलग नहीं रहती है, लगभग दोनों समान ही रहती है। अब देखिए सीधा का सीधा संस्कृत से हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई है। इस संबंध में थोड़ी सी कहानी है कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा तक हम कैसे पहुंचे। तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा को हम पुराने से पुराने रूप में लेंगे तो उस रूप को कहते हैं वैदिक संस्कृत। ये वो मुश्किल कठिन संस्कृत है जिसमें हमारे वैदिक साहित्य की रचना की गई, वेद लिखे गए। उसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद उस समय के आम लोगों में प्रचलन में जो भाषा थी उसका नाम था लौकिक संस्कृत। यानी वैदिक संस्कृत की से ही लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई। लौकिक संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत इन भाषाओं का उद्भव हुआ। ये जैसे जैसे उस तरफ क्रम जा रहा है इसका अर्थ है कि विकसित होकर नई भाषाएं बन रही। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत और लौकिक से पाली। पाली भाषा के बाद जिस भाषा की उत्पत्ति हुई जिसको कहा जाता है प्राकृत, प्राकृत भाषा। अब पाली और प्राकृत भाषा वो भाषाएं जिसमें समृद्ध जैन और बौद्ध साहित्य की रचना की गई, जो कि हम भारतीय संस्कृति और इतिहास में पढ़ते हैं और भाषा की विकास यात्रा में भी इसको पढ़ा जाता है कि जैन और बौद्ध साहित्य किन भाषाओं में लिखा गया। तो वो लिखा गया है पाली और प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा के उद्भव और लंबे समय तक प्रयोग होने के बाद भाषा हिंदी भाषा के विकास में एक नया मोड़ आता है जब अपभ्रंशों का विकास होता है। अपभ्रंशों का विकास होता है। अपभ्रंश का मतलब कोई एक भाषा नहीं है, प्राकृत भाषा से निकली हुई विभिन्न भाषाएं जिनमें प्राकृत का अवशेष कम रहा और क्षेत्रीयता का प्रभाव ज्यादा पड़ा, इसलिए इनको अपभ्रंश कहा गया। और अपभ्रंश का दूसरा रूप अवहट कहा जाता है। इसको कहीं कहीं पर अवहट लिखा हुआ भी मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्राकृत से क्षेत्रीय प्रभावों से विविध भाषाओं का उद्भव हुआ, तो उनमें से कई सारे अपभ्रंश निकल कर आए। अतः हम कह सकते हैं कि इससे कई अपभ्रंशों की उत्पत्ति हुई। हमें उनमें से मतलब सिर्फ उन अपभ्रंशों से है जिनकी उत्पत्ति का संबंध हिंदी से या हिंदी के विकास में जिन्होंने योगदान दिया। यहां पर हम मात्र 3 अपभ्रंशों का बात करेंगे, 3 अपभ्रंशों पर चर्चा करेंगे। उनमें से पहला अपभ्रंश है जो शौरसेनी अपभ्रंश है। शौरसेनी अपभ्रंश। अब शौरसेनी अपभ्रंश अगर एक अर्थ में पूछा जाए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है, तब हमारा उत्तर होता है सीधा सीधा शौरसेनी अपभ्रंश। लेकिन कुछ बड़ी परीक्षाओं में इसके अतिरिक्त 2 और अपभ्रंशों का योगदान माना जाता है और वो है अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्थात हमें सिर्फ और सिर्फ अपभ्रंशों के अंतर्गत 3 अपभ्रंशों की बात करनी है, शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। अब इनमें से अगर प्रश्नों में पूछा जाता है और एक अपभ्रंश करना होता है तब हम शौरसेनी अपभ्रंश करेंगे। और शौरसेनी क्यों करेंगे उसकी बात हम थोड़ी आगे करेंगे कि शौरसेनी अपभ्रंश के वजह से जिस विशिष्ट भाषा का उद्भव हुआ वो आगे रहेगी खड़ी बोली। और खड़ी बोली आज की हिंदी में हिंदी का शुद्धतम रूप मानी जाती है, इसलिए इस एक अपभ्रंश की बार बार बात करते हैं। लेकिन कभी प्रश्नों में अगर 3 अपभ्रंश पूछे जाए तो हिंदी के विकास में इन तीनों के 3 अपभ्रंशों का योगदान रहा है। तो शॉर्ट में अगर पढ़ा जाए तो ये हिंदी में अपभ्रंशों के विकास की मतलब हिंदी भाषा का विकास की कहानी है। अब एक सवाल कभी कभार और पूछा जाता है कि अपभ्रंश भाषाओं का अवसान कब हुआ, तो ये हमें ध्यान रखना है 1000 ईस्वी। अर्थात अपभ्रंशों से वर्तमान हम हिंदी को देखते हैं, आज की हिंदी, इसके विकास की यात्रा 1000 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुई जब प्राकृत से गुजरकर विविध अपभ्रंशों का निर्माण हुआ और उन अपभ्रंशों ने शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी इन अपभ्रंशों ने वर्तमान हिंदी को पेश किया। इसके संबंध में हम थोड़ी बात और आगे करेंगे जब हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में बात करेंगे। अभी हमारी कहानी यहाँ रहती है। आप देख पा रहे हैं कि हिंदी भाषा में अपभ्रंशों से 3 अपभ्रंश निकल कर आते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी। इन 3 अपभ्रंश भाषाओं ने हिंदी की उत्पत्ति में विकास यात्रा में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज की हिंदी में इनके कौन से अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम हिंदी की उपभाषाओं के वर्गीकरण के जरिए से समझते हैं कि हिंदी को कौन कौन सी उपभाषाओं में बांटा गया है। वहां पे हम ये भी समझ पाएंगे कि हिंदी के लिए अगर एक अपभ्रंश की बात करें कि हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है, तब हम स्वरसेनी अपभ्रंश क्यों करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे टॉपिक इस प्रकार रखते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं, इसके जरिए हम समझ पाएंगे हिंदी की उपभाषाएं। किसी एक भाषा में विविध प्रकार की अन्य भाषाएं पाई जाए जिन सब के सम्मिलन से एक संयुक्त भाषा बनती है, तो उसके लिए हम उपभाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हिंदी की उपभाषाओं का उत्तर होता है 5 उपभाषाओं में हिंदी को बांटा गया है। अब ये 5 उपभाषाएं कौन सी है, तो इनको समझने के लिए हम तीनों अपभ्रंशों की मदद लेंगे, जिनमें से पहला था अपभ्रंश स्वरसेनी अपभ्रंश। इससे यह भी समझ में आ जाएगा तीनों में से हम स्वरसेनी अपभ्रंश को ज्यादा महत्व क्यों देते हैं, या फिर हिंदी की उत्पत्ति इसी से क्यों मानते हैं। स्वरसेनी अपभ्रंश, और दूसरा रहता है अर्धमागधी, और तीसरा अपभ्रंश रहता है मागधी अपभ्रंश। साथियों, अब इन तीनों अपभ्रंशों से 5 उपभाषाएं बनी है। इसका अर्थ यह है कि किसी एक अपभ्रंश से अधिक भाषाएं बनी है तो वो अपभ्रंश है स्वरसेनी, जिससे 3 उपभाषाओं की उत्पत्ति होती है। और एक जो भाषा है वो मागधी से निकल कर आती है, और एक उपभाषा अर्धमागधी से निकल कर आती है। तो बात करते हैं इनकी कि अब स्वरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी हिंदी की उपभाषाएं निकल कर आई है। तो पहली रहती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, जिस प्रकार से स्वरसेनी अपभ्रंश को महत्वपूर्ण माना था, वैसे ही आज की मानक हिंदी के लिए पश्चिमी हिंदी को महत्वपूर्ण मानना है। हिंदी का शुद्धतम और नजदीकतम रूप आज पश्चिमी हिंदी है। इससे आगे राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी जो है वो स्वरसेनी अपभ्रंश से निकल कर आई। और तीसरी है पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये तीनों हिंदी स्वरसेनी अपभ्रंश से निकल कर आई। और फिर रहता है अर्धमागधी अपभ्रंश से, तो यहां पर निकल कर आई है अपनी पूर्वी हिंदी, पूर्वी भारत में बोली जाने वाली पूर्वी हिंदी। और अंत में रहता है मागधी अपभ्रंश। तो इससे कौन सी भाषा का निर्माण हुआ, विकास हुआ, तो वो है बिहारी हिंदी। ये पांचों की पांचों हिंदी की उपभाषाएं जिनका निर्माण 3 अपभ्रंशों से हुआ है, स्वरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी। अब इनके अंतर्गत जैसे कि हमने इन 5 भागों के लिए उपभाषाओं का प्रयोग किया है, उपभाषाओं के बाद भाषा का जो छोटा रूप है वो होता है बोली। अब ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भाषा और बोली में फर्क क्या है। तो भाषा के बोले जाने का जो क्षेत्र होता है वो बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है। उस भाषा का समृद्ध व्याकरण होता है और बड़ा शब्द भंडार होता है। उस भाषा में विशद साहित्य लिखा जाता है। जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, बोलने वाले लोगों का मतलब क्षेत्र भी कम होता है और संख्या भी कम होती है। अब देखिए, हम इन हिंदी के अलग अलग उपभाषाओं के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और तब विद्यार्थी इनको अलग नहीं कर पाता कि कौन सी जो बोली है कौन सी विशिष्ट उपभाषा के अंतर्गत आएगी। तो देखिए, हम याद करते हैं आज पश्चिमी हिंदी के अंदर पहली आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी साहित्य के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों की हम जो कृतियां पढ़ते हैं वो अधिकतम खड़ी बोली के अंतर्गत लिखी जाती है। जैसा कि हमने स्वरसेनी अपभ्रंश को निकटतम माना हिंदी के, उसके बाद पश्चिमी हिंदी को हिंदी के निकटतम माना, वैसे ही हम खड़ी बोली को हिंदी का सबसे निकटतम रूप मानेंगे। यहां से प्रश्न अगर ये बने कि हिंदी का निकटतम रूप कौन सा है या शुद्धतम रूप कौन सा है, तो खड़ी बोली है। हमारे भारतीय संविधान में भी हिंदी को जहां राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, वहां इस बात का उल्लेख है कि खड़ी बोली का जो स्वरूप है हिंदी का, उसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा के बाद बुंदेली, बुंदेली, फिर आती है कन्नौजी, और अंत में इंपोर्टेंट भाषा का नाम है बांगरू। बांगरू है हरियाणवी। हरियाणवी हिंदी जो है दिल्ली के इर्द गिर्द और हरियाणा में बोली जाती है, ये हिंदी का पश्चिमी रूप है। अब देखो, भारत के नक्शे में हम देखते हैं मैप में पश्चिमी राज्य कौन से हैं, तो वहां हमने देखने को मिलता है हरियाणा का कुछ हिस्सा है, राजस्थान का है और गुजरात का है। अब गुजरात में गुजराती बोली जाती है, वो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। तो बचा कौन सा, तो देखिए आप, खड़ी बोली का प्रभाव क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है। उसके बाद है ब्रिज भाषा, तो ये राजस्थान
और उत्तर प्रदेश की, जहां पर सीमा मिलती है उस क्षेत्र में इसका प्रभाव है। बुंदेली इसका उत्तर प्रदेश में प्रभाव है। कन्नौजी इसका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रभाव है। और अंत में रहती है बांगरू, ये हरियाणा की भाषा है। इसलिए हम मान सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी से जिन भाषाओं की बोलियों की, पश्चिमी हिंदी उपभाषा से जिन बोलियों की उत्पत्ति हुई वो बोलियां ये हैं। इनका नाम हमें नक्शे के हिसाब से याद रखना होता है। फिर राजस्थानी का तो क्या ही कहने, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ये प्रमुख 4 भाषाएं। इसके अलावा मेवाती, मालवी और वागड़ी तीनों को और शामिल किया जाता है। मेवाती हिंदी जो कि अलवर साइड में बोली जाती है, मालवी हिंदी जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मिलन बिंदु पर बोली जाती है, और अंत में रहती है वागड़ी जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, और इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव रहता है, जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत इनकी बात की जाती है, हिंदी भाषा के अंतर्गत। फिर रहती है पहाड़ी हिंदी। अब राजस्थानी को याद रखने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये राजस्थान की अपनी निकटतम भाषाएं, और जो विद्यार्थी राजस्थान के बाहर के हैं उनको भी इन क्षेत्रों का पता रहता है, क्योंकि ये सब क्षेत्रों के नाम से संबंधित है कि मारवाड़ है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है, हाड़ौती है, मेवात है, मालवा है और वागड़ प्रदेश है। इनसे हम याद रख सकते हैं कि ये सब की सब हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। फिर रहती है पहाड़ी हिंदी, तो इसको याद रखने का भी अपने पास एक तरीका है कि इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां हैं। तो इसमें पहली बोली है कुमाऊनी। कुमाऊं हिमालय के एक हिस्से का नाम है, कुमाऊं हिमालय। और यहाँ पे दूसरी रहती है गढ़वाली। गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल यहाँ का क्षेत्र है उत्तराखंड के अंतर्गत, और पहाड़ी इलाकों में ये भाषा बोली जाती है, इसलिए याद रख सकते हैं। और तीसरा शब्द है मंडियाली, जो कि गढ़वाली से मिलता जुड़ता है। अब ये 3 जो बोलियां हैं वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गिनी जाती है। कुमाऊनी, कुमाऊं पहाड़ी क्षेत्र है, और गढ़वाली गढ़वाल जाति है जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, और तीसरी बोली का नाम है मंडियाली जो कि गढ़वाली से मिलती जुलती है। इस प्रकार हम याद रखेंगे। उसके बाद आता है पूर्वी हिंदी का बारी। तो अब हम देखेंगे पूर्वी हिंदी के अलावा एक बिहारी हिंदी भी है। तो हम पूर्वी हिंदी को पूरा पूर्व में तो लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे बिहारी बैठी है, ठीक है। इसलिए हम पूर्वी हिंदी को कहां पर रखेंगे, पश्चिमी हिंदी और बिहारी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम पूर्वी हिंदी कहेंगे। अब इसकी प्रतिनिधि बोलियां कौन कौन सी है, तो एक है अवधी। देखो अवधी, अवध क्षेत्र, फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, वहां पर बोली जाती है। अवध अगर नक्शे में हम जानते हैं भारत के कि अवध कहाँ है, तो मध्य से पूर्व की ओर पड़ेगा। फिर रहती है बघेली, ये बघेलखंड की भाषा है जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना है, जो कि पूर्व में ही पड़ता है मध्य प्रदेश के, उस प्रकार हम याद रखेंगे। अब ये तीनों जो उपबोलियां हैं इसको भारत के नक्शे में किस तरफ पड़ती है उससे हम सेट करके याद कर सकते हैं। अंतिम बचती है बिहारी। तो बिहारी के लिए अपन ट्रिकली ऐसे याद करेंगे, अब मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। देखिए भोजपुरी तो बिहारी का रूप है, इसको हम जानते हैं। भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी गानों के हम सब शौकीन होते हैं। में से अधिकांश लोग ये भोजपुरी भाषा सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सुनने में बहुत ही व्यंग्यात्मक लगती है। अब देखो बिहारी से हम भोजपुरी पकड़ लेंगे, तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, इन तीनों को ट्राइप्लेट्स बनाकर याद कर लेंगे, बिहारी से जोड़ के याद करेंगे। दूसरी ये जो पूर्वी हिंदी है, तो नक्शे से सेट करेंगे कि अवध पूर्व में रहता है, बघेलखंड यूपी के पूर्व में रहता है, और छत्तीसगढ़ एमपी के पूर्व में रहता है। फिर कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियाली, इनको हमने पहाड़ों से सेट किया है। ये पश्चिमी भारत की भाषाएं पड़ती है, बोलियां पड़ती है, और राजस्थानी की जो है इनको हम संस्कृति से जोड़कर कर लेंगे। इसके साथ ही अपना हिंदी भाषा का जो है उत्पत्ति की बात पूरी हुई। इसके बाद हम शॉर्ट में समझते हैं कि हिंदी भाषा के लिए जो हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और किस प्रकार हमारे सामने आया। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लाभदायक होगा। फिर देखिए हिंदी शब्द कहां से आया, तो इसके लिए हम वापस चलेंगे प्राकृत भाषा के अवसान और अपभ्रंश भाषाओं के उदय के समय। अपभ्रंश जो है उनका उद्भव प्राकृत से 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में होता रहा, और 1000 ईस्वी के पास आते आते अपभ्रंशों का भी अवसान हो गया और उससे शुद्ध भाषाएं निकल कर आने लगी। तो हम उससे देखेंगे कि अपभ्रंश से हिंदी, अपभ्रंश से हिंदी, ये यात्रा कैसे चली। तो देखिए अपभ्रंश से हिंदी का जो समय है वो रहता है 1000 ईस्वी के बाद। अब यहीं से हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। हम देखते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास भारत में अरबों का प्रवेश होता है।
जो कि वर्तमान पाकिस्तान की साइड से आए थे भारत में सिंधु नदी को पार करते हुए। इन अरबों ने इस समय जब भारत में प्रवेश किया तो उन्होंने सिंधु नदी को पार किया, जहां से ये हिंदी शब्द निकल कर आया, सिंधु नदी से। अरब जो ये स होता है इसको ह बोलते हैं, और इसी से उनके सामने एक नया शब्द आया, उनके द्वारा बोला गया, हमारे सामने शब्द आया, वो था हिंदू। अब सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंदी बना, और आज का हिंदुस्तान भी वहीं से निकल कर आता है। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सिंधु नदी को पार करके आए अरबों ने किया। किसने किया, यहां से याद रखना है, अरबों ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। और हिंदी का प्रारंभिक उत्थान भी दिल्ली सल्तनत में जब मुस्लिम शासकों का शासन चल रहा था उस समय प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ था। फिर देखिए कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हो गया और हम विकास यात्रा में यहां तक पहुंच गए। अब हमारे सामने रहता है हिंदी शब्द कि ये शब्द किस भाषा का है। तो अरब जिस समय भारत में आए तो उन्होंने सर्वप्रथम इस भाषा के लिए लोगों के लिए हिंदू शब्द और इनकी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। तो मूल रूप से हिंदी शब्द है ना, वो फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है और लॉजिक ये रहता है पीछे कि फारसी भाषा का क्यों है, हिंदी शब्द है तो हिंदी का ही होगा। तो ऐसा नहीं है। एक विशिष्ट भाषा के लिए सर्वप्रथम अरबों ने, जो कि फारसी भाषा का प्रयोग करते थे, उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू बोलकर सबसे पहले इस भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए हम इसको हिंदी बोलते हैं। अब हिंदी भाषा के विकास की जो यात्रा है वो इससे आगे बढ़ेगी कि 1000 ईस्वी के बाद हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ। देखिए 1000 ईस्वी के बाद हिंदी का जो विकास हुआ उसको विकास के कालखंडों में 3 भागों में बांटा गया है कि कौन कौन से भागों में हिंदी का विकास हुआ। इसके लिए 3 कालखंड रहते हैं, आरंभिक हिंदी, फिर रहती है मध्यकालीन हिंदी, फिर रहती है आधुनिक या वर्तमान हिंदी। ये विकास यात्रा है जिससे हम आज तक की हिंदी तक पहुंचेंगे और हमें पता चलेगा कि हिंदी के विकास में कौन कौन सी उपभाषाएं, बोलियों का और साहित्य का योगदान रहा। तो आरंभिक हिंदी का जो काल है वो रहता है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। हिंदी का सर्वाधिक विकास इस काल में हुआ, क्योंकि कोई भाषा विकसित तब होती है जब उस भाषा का जन सामान्य में और साहित्यकारों में बहुत ज्यादा प्रयोग हो। तो इस काल में हम देखते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम शासकों का शासन था जो तुर्की और अरबी थे। अब इस काल में भारत में कुछ साहित्यकारों ने विशिष्ट रचनाएं की है जिनको हम कहते हैं रासो साहित्य। हिंदी भाषा की विकास यात्रा में यह बात बहुत महत्व रखती है कि हिंदी भाषा की शुद्ध रचनाओं में प्रारंभिक कौन सा साहित्य रचा गया, तो रासो साहित्य। जैसे हम कहते हैं बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा है, ये प्रसिद्ध रहता है। चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली विशुद्ध रचना कहा जाता है। उसके बाद विकास की गति आगे बढ़ती है और मध्यकाल में आता है, यानी कि 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी। ये समय भी हिंदी के विकास की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि इस समय में हिंदी जन जन तक पहुंची। इस काल में हिंदी जन जन तक नहीं पहुंची थी, विशिष्ट साहित्यकारों ने इसका प्रयोग किया था। जबकि मध्यकाल में हिंदी जन जन तक पहुंची, इसका कारण था भक्ति संत। यानी इस काल को कहा जाता है भक्ति और रीति काल। हिंदी साहित्य के विकास में भक्ति काल और रीति काल। तो भक्ति और रीति से संबंधित साहित्य इस काल में रचा गया, जिसमें प्रमुख व्यक्ति थे सूरदास, तुलसीदास इत्यादि। इन लोगों ने हिंदी को विकसित किया यहां से। फिर 1800 ईस्वी के बाद, यानी सन 1800 के बाद हिंदी का जो विकास हुआ वो आधुनिक हिंदी कही जाती है, 1800 से अब तक। तो ये कालखंड रहता है हिंदी के मतलब विकास यात्रा के, कि हिंदी की उद्भव के बाद इनको कौन कौन से कालखंडों में बांटा गया। अब वर्तमान हिंदी में कौन सी साहित्यिक रचना हुई, तो इन रचनाओं का संबंध यथार्थ जीवन से ज्यादा था। इस काल का आरंभ माना जाता है, एक कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी साहित्य में इनके काल को भारतेंदु युग कहा जाता है। यानी इनके काल में जो साहित्य की रचना हुई उसके साथ ही हिंदी ने एक विशुद्ध और नया रूप ले लिया, जो कि आज हमारे सामने है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद द्विवेदी जी आए। उसके बाद प्रगतिवाद, छायावाद और नई कविता। नई कविता वर्तमान हिंदी का सबसे निकटतम और शुद्धतम रूप है। इसके बाद भारत में जब अंग्रेजों का शासन खत्म होता है तो हिंदी को लेकर एक नई कहानी अपने देश में शुरू होती है, जिसको हम स्वतंत्रता के बाद हिंदी के रूप में पढ़ते हैं, जो कि हम अपने इससे अगले हेडिंग में लेते हैं।
વિડીયો પૂરો.